Good evening, dear students. Today I am explain entrepreneurship skills. आज हम बात करेंगे entrepreneurship skills के बारे में जो एम्प्लॉय एबिलिटी का चैप्टर नंबर 4 है। आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि जो एम्प्लॉय एबिलिटी इस बार इंक्लूडेड है आपके सिलेबस में, उससे सीबीएसई 10 मार्क्स का क्वेश्चंस बोर्ड में आपसे पूछती है। 10 मार्क्स के क्वेश्चंस वहाँ से बनते हैं, हर बार ये पूछा जाता है। उसमें 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के क्वेश्चंस इंक्लूडेड होते हैं, टोटल 10 मार्क्स के होते हैं। आइए देखते हैं 4 चैप्टर्स में क्या है और डीपली इसका नॉलेज करते हैं। हमने यहाँ पे हर एक पॉइंट को जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जितना संभव हो सकता है कि बोर्ड में आपके क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी हैं, जहाँ से अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वहीं से इस टॉपिक को लिया गया है। आइए देखते हैं वीडियो। करते हैं आज का वीडियो। चैप्टर नंबर 4 पढ़ना है आपको, इंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स। सबसे पहले जानते हैं कि बिजनेस क्या होता है, क्योंकि इंटरप्रेन्योरशिप आपका बिजनेस के अंतर्गत ही आता है। तो पहले जान लेते हैं बिजनेस होता क्या है। तो बिजनेस का डेफिनेशन होता है, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज रिलेटेड विथ कंटिन्यूअस एंड रेगुलर प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस फॉर सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स। हम लोगों की जरूरतों को पूरा करने वाला कोई भी ऐसा एक्टिविटी जहां पर रेगुलर प्रोडक्शन हो रहा है, उस चीज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है और हम लोगों को कुछ सर्विसेज मिल रही है, वैसे इंडस्ट्री को हम लोग बिजनेस कहते हैं। बिजनेस कैन बी प्रॉफिटेबल और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। कुछ कुछ बिजनेस आपको प्रॉफिट के लिए बने जाते हैं और कुछ कुछ नॉन प्रॉफिट के लिए। जैसे कि कोई सामान का प्रोडक्शन हो रहा है, वो आपको बेच रहा है, तो उसमें आपको प्रॉफिट हो गया। नॉन प्रॉफिट में हो गया सर्विस प्रोवाइड करना, जैसे कुछ कुछ टीचर्स फ्री में पढ़ाते हैं, जैसे हमारे यूट्यूब चैनल है, आप लोगों को फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, फ्री में स्टडी मटेरियल्स, तो वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के अंतर्गत आते हैं। आगे देखते हैं व्हाट इज इंटरप्रेन्योरशिप। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज इंटरप्रेन्योरशिप। तो द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग अ बिजनेस प्लान, लॉन्चिंग एंड रनिंग अ बिजनेस यूजिंग अ इनोवेशन टू मीट कस्टमर नीड्स एंड टू मेक प्रॉफिट ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप। इसी को इंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। ऐसा चीज जहां पर हम लोग बिजनेस का प्लान डेवलप कर रहे हैं, कुछ नया प्लान लॉन्च कर रहे हैं और कुछ रनिंग बिजनेस के बारे में हम लोग कुछ इनोवेशंस ला रहे हैं, उसी को इंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। दोस्तों, इंटरप्राइज होता क्या है? तो एन इंटरप्राइज इज अ प्रोजेक्ट और टेक अंडरटेकिंग दैट इज बोल्ड एंड फुलफिल्स अ नीड ऑफ अ सोसाइटी विच नो वन हैज एवर एड्रेस्ड। इंटरप्राइज भी एक तरह का इंटरप्रेन्योरशिप है, लेकिन इंटरप्राइज का जो क्राइटेरिया होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और वो इस तरह से सेटअप किया जाता है कि किसी एक सोसाइटी को उसका बेनिफिट मिले। और ऐसा इंटरप्रेन्योरशिप बनता है जहाँ पर कि पहले कभी इस सोसाइटी ने इस तरह का प्रोडक्ट नहीं देखा हो, इस तरह का सर्विसेज नहीं देखा हो। रोल ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप। इंटरप्रेन्योरशिप का रोल क्या क्या होता है? जो हम लोग इंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं, नए बिजनेस मॉडल्स बना रहे हैं, उसका रोल क्या क्या होता है? तो सबसे पहला रोल होता है मनी इन सर्कुलेशन। दोस्तों, जैसे जैसे इंटरप्रेन्योरशिप बढ़ेगा, जैसे जैसे मार्केट बढ़ेगा आपका, उस तरह से मनी का सर्कुलेशन बढ़ेगा और धीरे धीरे सामान का दाम कम होगा, क्योंकि कंपटीशन बढ़ेगा तो सामान का दाम भी कम होने लगेगा। दूसरी चीज़ है सोशल डेवलपमेंट। बिजनेस बढ़ने की वजह से सोशल डेवलपमेंट भी बढ़ता है। जिस तरह से बिजनेस बढ़ेगा तो आपको अलग अलग जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जॉब अपॉर्चुनिटी मिलने की वजह से उन लोगों के गांव, उन लोगों के समाज में भी डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। सोशल डेवलपमेंट में आप लिख सकते हैं जॉब क्रिएट होता है। फिर आते हैं इम्प्रूव्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग्स। दोस्तों, जैसे जैसे आप इंटरप्रेन्योरशिप में बढ़ेंगे, जैसे जैसे कंट्री में इंटरप्रेन्योरशिप ज़्यादा बढ़ेगा, वहाँ पर क्या होता है कि कंपनीज बढ़ा तो जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ा, उन लोगों को धीरे धीरे सारी फैसिलिटीज मिलने लगेगी और प्रोडक्शन में अलग अलग इनोवेशंस देखने को मिलता है। जैसे ट्रैक्टर हो गया, मोबाइल फ़ोन, मोबाइल सर्विस, इस तरह के लोग इनोवेटिव आइडियाज़ को लाते हैं ताकि हम लोग का लिविंग स्टैंडर्ड अच्छे से अच्छा होता जाए। फिर आते हैं ऑप्टिमल यूज ऑफ रिसोर्सेज। इंटरप्रेन्योरशिप होने की वजह से जो नेचुरल रिसोर्सेज है, जो कि रिन्यूएबल है, नॉन रिन्यूएबल दोनों है, तो लोग चाहते हैं कि हम कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाएं या तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको सर्विस प्रोवाइड करें। तो कम लागत की वजह से उन लोगों में इनोवेशन ज़्यादा आएगा और जो हम लोग नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, उन रिसोर्सेज को हम लोग ऑप्टिमल तरीके से यूज़ करेंगे ताकि कम से कम खर्च करके हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सकें। लास्ट है मोर बेनिफिट्स एट लोअर प्राइस प्रोडक्ट्स एंड सर्विस एट कम्पिटिटिव प्राइस। जैसे जैसे इंटरप्रेन्योरशिप बढ़ेगा वैसे वैसे कंपटीशन बढ़ेगा। कंपटीशन बढ़ने की वजह से मार्केट में उसका प्राइस डाउन होगा।
पता ही है कंपटीशन बढ़ने से प्राइस डाउन होता ही है। फिर आते हैं क्वालिटीज ऑफ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। ऐसा व्यक्ति जो कि कंपनी सेटअप करता है एंटरप्रेन्योरशिप के अंतर्गत, उनके अंदर क्वालिटीज क्या क्या होना चाहिए। तो सबसे पहली क्वालिटी होती है पेशेंस। उन लोगों में पेशेंस होने की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नया बिजनेस सेटअप करने के समय कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, तो उसके लिए उनको पहले से तैयार रहना चाहिए। पॉजिटिविटी रहनी चाहिए कि अपने बिजनेस को लेकर के उनको पास पॉजिटिविटी रहना चाहिए, यस वी कैन ग्रो एंड आई विल ऑल्सो ग्रो। फिर है हार्ड वर्किंग होना चाहिए, गिव अप नहीं करना है, उन लोगों को प्रिजर्वेंस रखना पड़ेगा कि यस टाइम लगेगा लेकिन सेटअप हो सकता है। फिर कॉन्फिडेंस इनफ होना चाहिए अपना बिजनेस सेटल करने के लिए। ओपन टू ट्रायल एंड एरर, कुछ एरर्स फाइंड कर रहे हैं, उसको कुछ इनोवेटिव आइडिया से चेंज करने आना चाहिए। फिर एरर होगा, फिर उसको चेंज करने के लिए अपने माइंड को सेटअप करना पड़ेगा। और लास्ट में है क्रिएटिव एंड इनोवेशन, उस व्यक्ति के पास क्रिएटिविटी रहना चाहिए और इनोवेशंस की भरपूर मात्रा में दिमाग में जगह होनी चाहिए। तो इतनी सारी चीज़ें अगर एक क्वालिटीज किसी व्यक्ति में पाई जाती है तो उसे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर कह सकते हैं हम लोग। दोस्तों इसके बारे में आप बढ़ा चढ़ा के और भी कुछ लिख सकते हैं। जनरली 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो उतना लिखने की जरूरत पड़ेगा भी नहीं। अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। देखिए दोस्तों दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, दोनों को मैशअप मत कर दीजिएगा। क्वालिटीज ऑफ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर मतलब उस व्यक्ति में जो एंटरप्रेन्योर है उस आदमी में क्या होना चाहिए क्वालिटीज, और एंटरप्रेन्योरशिप मतलब हो गया उस बिजनेस में क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए। तो उस बिजनेस में सबसे पहले होनी चाहिए एबिलिटी टू टेक अप रिस्क। उस बिजनेस में जो भी रिस्क आएंगे उस रिस्क को टैकल करने के लिए प्रॉपर संसाधन होनी चाहिए, प्रॉपर उन लोगों की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। दूसरी चीज है बिलीव इन हार्ड वर्क एंड डिसिप्लिन, वहाँ के सारे लोगों में हार्ड वर्क होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, सारी क्वालिटीज फाउंड होना चाहिए। तीसरी चीज है अडेप्टेबल एंड फ्लेक्सिबल टू अचीव द गोल्स ऑफ इनहेंसिंग क्वालिटीज ऑफ अ कस्टमर सेटिस्फैक्शन। कंपनीज में एक ऐसा फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए जिस तरह से कस्टमर के जैसे सेटिस्फैक्शन होगा उनकी नीड्स के अनुसार ही वो अपना प्रोडक्ट बनाएंगे। चौथी चीज नॉलेज ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस एंड देयर नीड और डिमांड मार्केट, डिमांड के हिसाब से उनके नॉलेज होना चाहिए कि प्रोडक्ट हमको किस तरह से लाएंगे ताकि उसको फुलफिल कर सके कस्टमर के नीड को। फिर है फाइनेंशियल लिटरेसी एंड मनी मैनेजमेंट स्किल्स, उस बिजनेस में सबसे पहली जरूरी है कि फाइनेंशियल लिटरेसी होनी चाहिए, पैसे की समझ और पैसे का मैनेजमेंट, क्योंकि पैसे से ही पूरी बिजनेस चलती है, पूरी दुनिया चलती है। 6 नंबर में है इफेक्टिव प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन, प्लानिंग अच्छी और एग्जीक्यूशन उसका बहुत अच्छा होना चाहिए। तो ये सारे क्वालिटीज लिख सकते हैं आप। दोस्तों जितने भी नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स है, अगर आप पढ़ के जाते हैं तो डेफिनेटली आप लोगों को बेनिफिट होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, आपको बहुत सारे लिस्ट मिल जाएंगे इस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के। आप जाइए प्लेलिस्ट में देखिए, आपको सब कुछ मिलेगा। दोस्तों आगे एक और क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट में, व्हाट इज वेज एम्प्लॉयमेंट। वेज एम्प्लॉयमेंट क्या होता है दोस्तों? वेज का मतलब क्या होता है कि तनख्वाह को ही बोलते हैं वेज। In case of wage employment, there are always two parties. One is known as the employer and other is known as the employee. Wage employment में 2 तरह के पार्टी होते हैं, एक तो employer जो आपको नौकरी दिया है और employer जो नौकरी कर रहा है, और the other जो employee जो नौकरी करता है। ठीक है, 2 तरह का पार्टी होता है, एक एम्प्लॉयर जिसने आपको नौकरी पे रखा है और एम्प्लॉई जो वहाँ पे काम करता है। तो 2 तरह के पार्टी वहाँ मिलते हैं। द वेज एम्प्लॉयमेंट डज नॉट इन्वॉल्व टू मच रिस्क बट एंटरप्रेन्योरशिप इन्वॉल्व टेकिंग सर्टेन अमाउंट ऑफ रिस्क, कैलकुलेटेड रिस्क। देखिए वेज एम्प्लॉयमेंट में आप किसी कंपनी में गए, वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो आपको रिस्क एक तरफ से नहीं है, आपको कंपनी सैलरी दे रहा है, आप उसके लिए काम कर रहे हैं। लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप में क्या होता है कि आप अपनी कंपनी के मालिक खुद होते हैं, तो आपके पास रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। देखते हैं बेनिफिट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। दोस्तों एंटरप्रेन्योरशिप हम लोग करेंगे क्यों एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ हम लोगों का ये पढ़ाई चल रहा है, हम लोगों को जानकारी दी जा रही है। तो बेनिफिट्स क्या क्या है? सबसे पहली बेनिफिट है डू व्हाट यू आर इंटरेस्टेड इन। आपको जिसमें रुचि है, आप जिस इंडस्ट्री के मालिक बनना चाहते हैं, आप जिस इंडस्ट्री में रुचि रखते हैं, आप उसी चीज़ में जा करके बढ़ करके आप अपने हिसाब से उसको डेवलपमेंट कर सकते हैं, उस बिजनेस को खोल सकते हैं। दूसरी चीज़ है वर्क फॉर योर सेल्फ नॉट फॉर अदर्स। जैसे कि वेज एम्प्लॉयमेंट में देखिए आप किसी और के लिए काम करते हैं, वहाँ से आपको सैलरी मिलता है, लेकिन आपको इस एंटरप्रेन्योरशिप में आप अपने लिए काम करते हैं, आप अपनी कंपनी के लिए काम करते हैं। आप जितना काम करेंगे उस हिसाब से आपको पैसा मिलेगा, आपका कंपनी ग्रोथ करेगा।
मेक प्रॉफिट फॉर योर सेल्फ। जितनी भी प्रॉफिट होगी वो आपकी प्रॉफिट होगी, इसमें किसी और की साझेदारी नहीं होगी। भले ही आप जिसको कंपनी पे रखिएगा आप उसको पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन ये प्रॉफिट का सीधा सीधी मालिक आप रहते हैं। मोर रिस्क मोर प्रॉफिट, जितना आप रिस्क लेंगे उतना आपको प्रॉफिट होगा। इस तरह से बेनिफिट्स बहुत है एंटरप्रेन्योरशिप का, जरूर क्वेश्चन आ सकता है एग्जामिनेशन में। अब आते हैं टाइप्स ऑफ बिजनेसेस। बिजनेसेस कितना तरह का होता है। सबसे पहला आता है हाइब्रिड बिजनेस। हाइब्रिड बिजनेस इज अ मिक्स ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस बिजनेसेस। हाइब्रिड बिजनेस एक तरह का मिक्स ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस का है। प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर भी हो रहा है और सर्विस प्रोवाइड भी कर रहे हैं, दो तरह के चीज को एक साथ मिला दिया गया, उसको हाइब्रिड बिजनेस बोलते हैं। प्रोडक्ट बिजनेस क्या होता है? A business where a seller and a buyer exchange thing which can be seen and touched is called a product based business। ऐसा बिजनेस जहाँ पे जो सेलर है और जो बायर है वो सामान को एक्सचेंज कर रहा है और उस प्रोडक्ट को हम टच कर सकते हैं, उस बिजनेस को हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं उसको प्रोडक्ट। जैसे कि आपकी कंपनी कोलगेट बनाती है, आप कोलगेट बेचने गए, कस्टमर आया, उस कोलगेट को लिया हाथ में और ले गया और पैसा देकर चला गया, तो वो प्रोडक्ट हो गया। प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट हाथ में लिया, उसको आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। अब आते हैं सेल सर्विस बिजनेसेस। सर्विस में क्या होता है? आप प्रोडक्ट को देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। जैसे अ बिजनेस वेयर अ सेलर हेल्प्स द बायर टू फिनिश होम वर्क सम वर्क which cannot be seen or stored, for example plumbing, teaching, hair dressing etc। ये सर्विस प्रोवाइड करना, जैसे कि टीचिंग लाइन हो गया, आप गए ट्यूशन में, आप ट्यूशन पढ़ रहे हैं, वो आपको सर्विस दे रहा है, आप उसको छू नहीं सकते हैं, उस चीज़ को मतलब डायरेक्टली टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते हैं। आप बाल ठीक करवाने गए, बाल काट देता है, तो बस वो सर्विस आपको दिया है, तो उस तरह से सर्विस बिजनेस भी हो गया। अब आते हैं स्टेप्स ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लेना चाहिए। सबसे पहला स्टेप है आइडिया। सबसे पहले आपके अंदर आइडिया आना चाहिए कि आप बिजनेस किस तरह के बनाना चाहते हैं, बिजनेस में क्या रहना चाहिए, उस तरह के पहले आइडिया का डेवलपमेंट करिए। दूसरी चीज़ है गेटिंग मनी एंड मटेरियल। आपके पास पैसा और दूसरे संसाधन होने चाहिए बिजनेस सेटअप करने के लिए। तीसरी चीज़ है अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड्स। दोस्तों आप क्या बना रहे हैं, अगर वो कस्टमर की नीड रहेगी तभी आप बनाइए, तभी आपको बेनिफिट होगा। कस्टमर डिमांड करेगा तभी तो आपका प्रोडक्ट बिकेगा, तो इसलिए अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर नीड्स। चौथी चीज़ है इम्प्रूविंग प्रोडक्ट सर्विसेज। आप लोगों को प्रोडक्ट को सर्विसेज को इम्प्रूव करना आना चाहिए कि जिस तरह से हम प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं मार्केट में, उसमें कुछ कुछ चेंजेस जिस तरह के मार्केट की नीड्स है उस तरह